अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट के साथ आज हमारे पास हमारा टॉपिक है स्ट्रेटेजी एनालिसिस एंड चॉइस। ये वो टॉपिक है जो कि हम लास्ट क्लास से कंटिन्यू जो है लेते हुए आ रहे हैं। वहाँ पर हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि एक स्ट्रेटेजी बनाते हुए हम किन किन चीज़ों को फोकस कर रहे होते हैं, वो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इन चीज़ों को जो है ये तमाम के तमाम फोकसेस जो है, ये तमाम के तमाम फोकसिंग पॉइंट्स जो है वो हमारे पास हमारे चैप्टर नंबर 4 में मौजूद है। नाउ पहले हम अपना टॉपिक रिकॉल करते हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और जानकर उसके अंदर इस ही क्लास के अंदर हम अमेंडमेंट करेंगे वो टॉपिक जो कि हमारे पास लास्ट में यहाँ से तय किया था। हमने लास्ट क्लास में जो है चीज़ें देखी थी, हमने नेचर ऑफ द स्ट्रेटेजी एनालिसिस देखे थे, हम अपनी स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट किस तरह कर रहे हैं और इनपुट स्टेटमेंट किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो यहाँ पर ये थी कि हमारे पास मैचिंग स्ट्रेटेजीज क्या है, हमारे पास हमारी डिसीजन स्ट्रेटेजीज क्या हैं, और जब हम इनपुट मैचिंग एंड डिसीजन इन दोनों तीनों में जो है हम कल्चर ऑफ टेक्स्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम अपनी चीज़ों को किस तरीके से डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट, इस ही चैप्टर के कोर्स आउटलाइन में हमारे पास हम लास्ट में पढ़ेंगे कि पॉलिटिक्स का जो है आपके पास स्ट्रेटेजी चॉइस में क्या रोल होता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या आपके पास आपकी स्ट्रेटेजीज में आपके लिए हेल्पफुल साबित होते हैं या आपके लिए जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपकी स्ट्रेटेजी बनाते हुए। एनीवेज, स्ट्रेटेजी आप फिक्स कर रहे हो उन तमाम के तमाम चीज़ों को जो कि आपके पास एक बैड रिफ्लेक्शन के साथ मौजूद है, जो आपके बिजनेस में जो है वो रिस्क क्रिएट कर रही है, वो फैक्टर्स जो है जो रिस्क क्रिएट कर रहे हैं, आप उससे बचने के लिए अपने पास अपनी स्ट्रेटेजीज जो है वो बना रहे हो। स्ट्रेटेजी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारे पास बहुत स्मॉल होता है। स्मॉल ऑब्जेक्टिव दैट कि हम 3 वर्ड्स में अपनी स्ट्रेटेजी को जो है वो डिफाइन कर देते हैं कि हम क्रिएट एडवांटेजेस कर रहे होते हैं, जो एडवांटेज हम क्रिएट कर चुके हैं हम उसके लिए सस्टेनेबल होते हैं कि हम मार्केट में जो उसको सस्टेन रख सकें, एंड टाइम से हम उसी एडवांटेज को रिन्यू कर सकें। स्ट्रेटेजी बनाने के लिए जस्ट ये 3 पर्पज होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, ये जर्नल पर्पज है कि आप अपने लिए जो है क्रिएट करोगे अपने एडवांटेजेस, खुद को सस्टेनेबल रखोगे, और सस्टेनेबल रखते हुए आप जब आपको लग रहा है कि आप सस्टेनेबल हो चुके हो तो दैन फिर आप अपने लिए जो है ना न्यू एडवांटेजेस जो है वो क्रिएट कर रहे होगे। ये तमाम के तमाम चीज़ें जब आप कर रहे होते तो वहाँ पर आप एक्चुअली क्या काम करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का फ्रेमवर्क आप 3 चीज़ों पर रहते हुए बनाते हो। वो 3 एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आप क्या कर रहे हो, अपनी स्ट्रेटेजीज को ड्रॉ कर रहे हो। आपके ड्राइविंग फोर्स जो है वो 3 है, द इनपुट स्टेजेस, द मेकिंग स्टेजेस एंड द डिसीजन स्टेजेस। इनपुट स्टेजेस एक्चुअली क्या काम कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि आपके पास आपकी इन्वायरमेंट की स्केलिंग से निकलने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरनली आपके बिजनेस को जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं, और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपको एक्सटर्नली जो है आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हम इनपुट स्टेजेस में देखते हैं। देन मैचिंग स्टेजेस में जो है आप नॉर्मली बात कर रहे होते हो कि ओके फाइन, ये इंटरनल प्रॉब्लम है, ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम है। अगर इंटरनल प्रॉब्लम हैं, एक्सटर्नल प्रॉब्लम हैं, देन हमारे पास ये हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो इन दोनों को देखते हुए वो कौन सी आपके पास स्ट्रेटेजीज, ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज मौजूद होंगी जो कि बेस्ट हैं। आपने अभी तक सिर्फ क्या की है, बेस्ट स्ट्रेटेजीज निकाली हैं। देन द डिसीजन स्टेज की तरफ जब हम आ रहे होते हैं तो बेस्ट स्ट्रेटेजी जब आप निकाल चुके हो, अब आप डिसीजन लोगे विच वन इज द मोस्ट कैपेबल, मोस्ट बेस्ट इन द बेस्ट वे कि आप इन स्ट्रेटेजीज के ऊपर जो है वो काम करें। ओके, देन फिर इनपुट स्टेजेस को हम एक दफा रिव्यू करते हैं। आप यहाँ पे IIT सेक्टर मैट्रिक्स की बात कर रहे हो तो EFE मैट्रिक्स की बात कर रहे होते हो, CPM मैट्रिक्स की बात कर रहे होते हो। इट मीन्स ऑफ दैट जब आप इंटरनल सेक्टर इवैल्यूएट कर रहे हो तो आप उसको कह रहे हो IFE, देन जब आप एक्सटर्नल सेक्टर इवैल्यूएट कर रहे हैं तो आप उसको कह रहे हैं EFE, देन फिर जब आप कॉम्पिटिटिव सेक्टर इवैल्यूएट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड द कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स। देन फिर स्टूडेंट्स इनपुट स्टेजेस में आप क्या एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन का इनपुट कर रहे हैं ताकि हम डिसीजन ले सकें। फॉर द मैचिंग एंड डिसीजन स्टेजेस के लिए जो है हम क्या कर सकें, अपने लिए एक ग्राउंड तैयार करें। इसका मतलब सिंपल ये होता है, किसी भी काम को करने से पहले एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, अपनी सराउंडिंग को स्टडी कर रहे हो। तो इनपुट स्टेजेस आपको क्या कर रहा है, सिर्फ ये काम कर रहा होता है कि आप अपनी सराउंडिंग को जो है रीड कर रहे होते हैं।
देन मैचिंग स्ट्रेटेजी क्या कह रहा है आपके पास, मैचिंग स्ट्रेटेजी से बात कहती है आपने जो अपने पास अपनी इंफॉर्मेशन रीड आउट कर ली है, जो आप इनपुट स्टेजेस में जो चीजें समझ चुके हो, उनके बिहाफ के ऊपर आप कौन सी ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज को इस्तेमाल कर सकते हो, और ये ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज आपके पास एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए आप कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हो, आप तकरीबन अपने पास जो है अपनी 5 टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो, टोस मेथड इस्तेमाल कर रहे हो, स्पेस मेथड इस्तेमाल कर रहे हो, बीसीजी मेथड इस्तेमाल कर रहे हो, आरई मेथड इस्तेमाल कर रहे हो, और ग्रैंड स्ट्रेटेजी मेथड्स को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो। टोस मैट्रिक्स को जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो टोस मैट्रिक्स को हमने क्या किया था, स्टोक के एनालिसिस को जो है आप क्या कर रहे हो, टोस मैट्रिक्स में जो है वो रीड करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपकी जो है स्ट्रेंथ प्लस अपॉर्चुनिटी, इसके बिहाफ पर आपके पास आपकी कौन कौन सी कैपेबिलिटीज मौजूद हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स मौजूद हैं। वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, दैन से जो स्ट्रेंथ एंड थ्रेट्स की बात कर रहे हैं, और वीकनेसेस एंड थ्रेट्स की बात कर रहे हैं। तमाम तमाम चीजें जो है आप क्या कर रहे होते हो, डिस्कस कर रहे होते हो अपने पास अपने टोस मैट्रिक्स के अंदर। नाउ जब हम टोस मैट्रिक्स में हम इन चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पर इस पूरी स्लाइड में डिस्कस किया था कि टोस मैट्रिक्स का जब हम स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी डिस्कस कर रहे हैं, तो वो आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है एक विन विन सिचुएशन होती है। इट मीन्स ऑफ दैट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेंथ भी मौजूद है और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है। अब वो अपने लिए क्या कर रही है, एडवांटेजेस क्रिएट कर रही है। जैसे कि हम बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी का सिर्फ एक ही काम है, क्रिएट करेगी, सस्टेन करेगी और रिन्यू करेगी किस चीज को, अपने एडवांटेजेस को। तो यहाँ पर आपके पास विन सिचुएशन है कि आप अपने लिए कोई भी काम कर सकते हो। दैन फिर हमने जो है ना वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी की बात करी थी कि वीकनेस मौजूद है और दैन फिर अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है। अब वीकनेस तो इंटरनल सोर्स के अंदर मौजूद है और अपॉर्चुनिटी आपको बाहर से मिल रही है। अब आप किस तरीके से जो है उसको इस्तेमाल करोगे, अब या तो आप अपनी इम्प्रूव करोगे अपनी इंटरनल वीकनेसेस को, ओके, या फिर आप मूव कर जाओगे अपने पास अपनी किसी डाइवर्सिफिकेशन की तरफ। तो इम्प्रूविंग स्ट्रेटेजी कहलाती है एक्चुअली आपके पास आपकी वीकनेस अपॉर्चुनिटी, वीक एंड अपॉर्चुनिटी को। देन स्ट्रेंथ तो मौजूद है, लेकिन साथ साथ आपके पास आपका थ्रेट भी मौजूद है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, एसपी स्ट्रेटेजीज कहला रही है। यहाँ पर आप क्या करते हो, सबसे ज्यादा काम जो कर रहे होते हो वो अवॉइड करते हो आप कि अपने, क्योंकि स्ट्रेंथ भी है और आपको बाहर के मार्केट से थ्रेड भी मिल रहा है। जैसे कि हमने इस पे एग्जाम्पल जो है कोट की थी कि पायरेटेड बुक्स के एग्जाम्पल हमने कोट की थी, हमने डीवीडी की एग्जाम्पल्स कोट की थी कि हमारे पास स्ट्रेंथ मौजूद है, लेकिन जो एक यूनिक चीज क्रिएट करने की स्ट्रेंथ मौजूद है, एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करने की जो है ना एक स्ट्रेंथ मौजूद है। लेकिन बाहर की जो मार्केट है, जैसे हमने कोरियन मार्केट की एग्जाम्पल ली थी, हमने चाइनीज मार्केट की एग्जाम्पल ली थी, और हमने ये बात की थी कि वहाँ से फॉरन जो है कॉपी पेस्ट हो जाती है चीज़ें, वहाँ पे पायरेशन जो थे वो क्विकली होते हैं, जिसकी वजह से जो है आपको क्या मिलता है, बाहर की मार्केट से स्ट्रेंथ, बाहर की मार्केट से थ्रेट मिल रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, फिर अवॉइड कर रहे होते हैं, रिड्यूस कर रहे होते हो अपने रिस्क को। देन अब आप यहाँ पे आप वीक भी हो और बाहर से आपको थ्रेड भी मिल रहा है, अब आप क्या हो जाओगे, डिफेंसिव हो जाओगे। जब आपके पास आप वीक हो, आपको वहां से थ्रेड मिल रहा है, तो जो आपके पास अवेलेबल बिजनेस है आप सिर्फ उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो दैट इज कॉल्ड द टोज मैट्रिक्स। टोज मैट्रिक्स जो है डेवलप जब हम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हम जो है अपने पास अपने एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों की इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, और ये आपके पास आपका पूरा मैट्रिक्स है जो लुकिंग वाइज जो है वो आपको इस तरीके से नजर आ रहा होता है। देन फिर हम स्पेस मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो स्पेस मैट्रिक्स आपके पास क्या है, आपकी परफॉर्मेंस एंड पोजीशन को जो है, पोजीशन एंड एक्शन, इन दोनों चीज़ों को जो है वो डिसाइड करता है। कहाँ पर आप पोजीशन में हो और जिसके लिए आप एक्शन क्रिएट करोगे, एग्रेसिव होगी, कंजर्वेटिव होगी, डिफेंसिव होगी या कॉम्पिटेटिव होगी, इन तमाम के तमाम चीज़ों को जो है हम डिस्कस कर रहे होते हैं स्पेस मैट्रिक्स के अंदर। इंटरनल डायमेंशन होती हैं और एक्सटर्नल डायमेंशन होती हैं। इंटरनल में आप अपने एडवांटेज लेते हो, जैसे कि आपको जो फाइनेंशियल एडवांटेज मिलेगा और आपको एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा। बहुत सारे एडवांटेजेस को आपने क्या कर लिया यहाँ पर सम अप कर दिया, एक फाइनेंशियल एडवांटेज में और दूसरा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज में। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो बाहर की इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी है और इंडस्ट्री स्ट्रेंथ है, ये इन दो चीजों को जो है आप क्या कर रहे हो, डिस्कस करने की कोशिश करते हो अपने स्पेस मैट्रिक्स में। इट मीन्स ऑफ दैट आपकी परफॉर्मेंस और एक्शन। देन जब इन चारों चीज़ों को आप डिस्कस करते हो, तो इनकी जो इनपुट मिलेगा या इनकी इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो आपके पास आपके एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन से मिल रही होती है और इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन से मिल रही होती है। यहाँ से तमाम की तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ईजिली जो है वो आपका इनपुट मैथड आपको दे रहा होता है।
देन इसकी कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं, स्ट्रेस मैट्रिक्स जो है इसे प्लस 4 पॉइंट से प्लस माइनस पॉइंट तक जाते हैं, और इस तरह से आपके पास आपकी डायग्राम्स जो है वो बन रही होती है, जहाँ पर जो डायग्राम, जहाँ पर जो पॉइंट लाई कर रहे हैं एफ एस में, सी ए में, आई एस में और ई एस में, वहाँ पर आप पुट करके और उससे जो है अपनी डायग्राम को बना रहे होते हो। फिर जहाँ पर आपके पास आपकी पिक्चर, जहाँ पर आपका जो ग्राफ है उसका स्लोप ज़्यादा होगा या उसके जो उसका जो है जो भाव ज़्यादा होगा, वहाँ पर आप डिसाइड करोगे कि आप एग्रेसिव की तरफ जाओगे, डिफेंसिव की तरफ जाओगे, या फिर कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजीज को जो है आप अंडरस्टैंड करोगे, या कॉम्पिटेटिव की तरफ जो है आप जाओगे। अगर आपके पास आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर जो है आपका स्लोप ज़्यादा है, तो आप एग्रेसिव रहना पसंद करोगे, इट मीन्स ऑफ दैट कि आप विनिंग कंडीशन में हो, क्योंकि आपके पास इंटरनल स्टेबिलिटी भी, इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है, और आपके पास आपकी फाइनेंशियल पोजिशन भी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर आप विनिंग कंडीशन को जो है वो रीड आउट कर रहे होते हो। एनीवेज, इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके थे लास्ट टाइम। सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में आने वाला आपका टॉपिक बीसीजी मैट्रिक्स का टॉपिक है। द मैट्रिक स्टेज में जब हम बात करें तो बीसीजी मैट्रिक्स मॉड्यूल बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, यहाँ पर एक्चुअली क्या कर रहे हैं, मल्टी डिविजनल एफर्ट्स जो है फॉर्मुलेटिंग, वो तमाम के तमाम फॉर्म्स जो कि डिफरेंट डायमेंशन में काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिविजन्स में काम कर रहे हैं, वो डिफरेंट डिविजन्स में जो भी काम कर रहे होते हैं, आप उसको यहाँ पर उनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर जो होता है वो बीसीजी मैट्रिक्स होता है। बीसीजी मैट्रिक्स यहाँ पर ग्राफिकली जो है ना पोर्ट्रेट करना आसान होता है, डिविजन को पोर्ट्रेट करना आसान होता है, और मार्केट शेयर पोजीशन जो है वो डिस्कस हो रही होती है आपके पास आपके बीसीजी मैट्रिक्स में। रिलेटिव मार्केट शेयर कितना है आपके पास इंडस्ट्री सेल ग्रोथ जो है वो कितनी है, ये तमाम की तमाम चीज़ें आप अपने स्टार प्रोडक्ट के अंदर, कैश कॉप के अंदर, डॉक्स के अंदर एंड क्वेश्चन मार्क के अंदर जो है वो डिस्कस कर लेते हो। देन अगर आपके पास आपके क्वेश्चन मार्क्स प्रोडक्ट है, तो क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट के लिए आपके पास आपकी ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर आप कहते हो कि क्योंकि क्वेश्चन मार्क है लो रिलेटिव मार्केट शेयर्स मौजूद है, तो आप इंटेंसिव स्ट्रेटेजीज की तरफ जाओगे। देन स्टार प्रोडक्ट में आप बात कर रहे हो जो कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो स्टार है, तो आप इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजीज की तरफ जाओगे और इंटेंसिव स्ट्रेटेजीज की तरफ जाओगे। ज्वाइंट वेंचर करना जो है आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, बिकॉज ऑफ दैट कि आप स्टार प्रोडक्ट के साथ मौजूद हैं, स्टार प्रोडक्ट के लिए। देन फिर कैश कॉल की बात करते हैं, तो आप अपनी पोजीशंस को वहाँ पर क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग रखते हैं। कैश कॉल में आपको अपनी पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, तो अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, रिफ्रेशमेंट की तरफ जो है ना आप मूव कर रहे होते हो इन कॉन्टेक्ट टू द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी चॉइसेस। देन डॉग्स में जो है आप लिक्विडेट करते हो, डाइजेस्ट कर देते हो, या फिर रिट्रेसमेंट कर देते हो। आई ई मैट्रिक्स एंड देन ग्रांड स्ट्रेटेजी मैट्रिक्स को जो है मैं डिस्कस किया था। आई ई मैट्रिक्स हम आपके पास आपका बीसीजी मैट्रिक्स के की तरह ही होता है। ग्रांड स्ट्रेटेजी मैट्रिक्स जो है वो आपके पास आपके कॉम्पिटेटिव पोजिशन एंड मार्केट ग्रोथ, इन दोनों चीज़ों को बता रहा होता है कि आपका कोऑर्डिनेट जो है वो कहाँ पर जो है वो लाई कर रहा है। जहाँ पर लाई करेगा आप उसके हिसाब से जो है वो अपने पास अपनी ग्रांड स्ट्रेटेजीज की जो है ग्रांड स्ट्रेटेजीज की जो है वो स्ट्रेटेजी चूज कर रहे होते हैं। नाउ एग्रेसिव कोऑर्डिनेट वन एग्रेसिव की तरफ जा रहा है, आपके पास आपका कोऑर्डिनेट टू जो है रैपिड मार्केट ग्रोथ की तरफ जा रहा है। कोऑर्डिनेट थ्री आपके पास कॉम्पीट इन द स्लो ग्रोथ इंडस्ट्री की तरफ है, तो आप रिट्रेंचमेंट को जो है कर रहे हो। कोऑर्डिनेट फोर जो है वहाँ पर आपके पास स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजिशन मौजूद है, स्लो ग्रोथ इंडस्ट्री है, तो आप डाइवर्सिफिकेशन को कर रहे होते हैं। इट मीन्स ऑफ दैट यहाँ पर 10 मिनट्स के अंदर हमने एक्चुअली क्या किया है, अपने पास अपना लास्ट लेक्चर जो है वो रिवाइज किया है। इसका थर्ड पार्ट है फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क का। जो थर्ड पार्ट है वो है आपके पास डिसीजन स्ट्रेटेजी। डिसीजन स्ट्रेटेजी की जब हम बात करते हैं तो डिसीजन स्ट्रेटेजी का मतलब सिंपल क्या होगा, आप अपने पास अपने इंटरनल फैक्टर्स जो है वो अंडरस्टैंड कर चुके हो, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो अंडरस्टैंड कर चुके हो, और मैचिंग में आप ये देख चुके हो कि अगर आपके पास इंटरनल फैक्टर्स दिए हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स दिए हैं, तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स के की कंपेरेटिव में आपके पास आपकी बेस्ट डिसीजन क्या होगा या बेस्ट स्ट्रेटेजीज क्या होगी, दैट इज कॉल्ड द डिसीजन स्टेज। ओके, डिसीजन स्टेज में हम क्या कर रहे हैं, इनपुट स्टेज से हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन और मैचिंग स्टेज से हासिल होने वाली स्ट्रेटेजीज, इन दोनों को जो है स्टडी कर रहे हैं, उनका एनालिसिस कर रहे हैं, अट्रैक्टिव एनालिसिस कर रहे हैं उसका, और देन डिसाइड कर रहे हैं कि विच वन स्ट्रेटेजी इज बेस्ट फॉर अस। नाउ द डिसीजन स्टेज को में आप जिन चीज़ों पर काम कर रहे होते हैं या जिस स्ट्रेटेजी के ऊपर आप काम कर रहे होते हो,
उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स, QSPM। क्वांटिटेटिव इट मीन्स ऑफ दैट आप न्यूमेरिक फॉर्म में जो है चीज़ों को कन्वर्ट कर रहे हो, फिर अपने पास अपना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स बना रहे हो। यहाँ पे क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, द डिसीजन स्टेज कहलाएगा। ओके, ये डिसीजन स्टेज में हम क्या कर रहे हैं, अपने पिछले 2 स्टेजेस से हासिल होने वाली चीजों को अब आप यहाँ पर अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। द QSPM जो है ये वो टेक्निक है जिससे आप क्या करते हैं, अपने अट्रैक्टिवनेस और फिजिबलनेस की कौन सी ऑल्टरनेटिव एक्शन अब आपके बिजनेस के लिए जो है वो फिजिबल है, आप उसको चूज कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स। अब ये काम कैसे करता है, जब आप इसमें जो है क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज जरूर मेंशन करूंगी। यहाँ पे सबसे ज्यादा काम किया जाता है इंट्यूटिव का, आपकी जजमेंट का काम किया जाता है, आपके इंट्यूटिव्स कितने अच्छे हैं, आप कितना अच्छा जो है गैस कर सकते हो, ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। ओके, टूल फॉर ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी, आपको टूल्स मिल चुके हैं स्ट्रेटेजीज के नाम पर, और आप जो है अपने एक्सटर्नल इंटरनल सोशल सक्सेस फैक्टर्स को जो है वो हासिल कर चुके हैं। नाउ अब आप क्या करेंगे, अपनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे और जजमेंट बेस्ड जो है वो वहां पर मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। लिस्ट द, अब हम काम करने का तरीकाकार क्या है, मतलब अब स्टेजेस बन रहे हैं, यहाँ पर स्टेजेस बन रहे हैं। पहले आपने अपने पास जो है लिस्ट आउट कर लिया अपने एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों फैक्टर्स, स्ट्रेंथ एंड थ्रेट दोनों फैक्टर्स, इनको हमने लिस्ट आउट कर लिया। देन फिर आप क्या करते हो, अपने पास जो है अपनी स्ट्रेटेजीज, जो मैचिंग से आपके पास स्ट्रेटेजीज लिख रही है उनको आप हॉरिजॉन्टल लिखना स्टार्ट करते हो, एंड वर्टिकल में आप एक्चुअली क्या करते हो, अपना एट्रैक्टिव स्कोर्स जो है वो राइट डाउन करते हो। ये तमाम की तमाम चीजें जो है हमें ज्यादा बेहतर ज्यादा समझ में आने वाली हैं अपनी इस टेबल से और अपने इस पिक्चर से। नाउ स्टूडेंट्स होल्ड ऑन करें मेरे साथ, ये स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन है। ओके, सबसे पहले लाइन आपके पास लिखी हुई है QSPM फॉर द रिटेल कंप्यूटर स्टोर। रिटेल कंप्यूटर स्टोर की जो है वो आपके पास ये पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है। नाउ स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स जो है वो आपके पास कहाँ पे लिखे हुए हैं, नंबर 1 के नीचे लिखा हुआ है आपके पास आपकी एक स्ट्रेटेजी, और नंबर 2 के नीचे लिखा हुआ है आपके पास आपकी दूसरी स्ट्रेटेजी। इट मीन्स जब इन्होंने अपने की फैक्टर्स राइट डाउन किए थे, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स राइट डाउन की थी, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स राइट डाउन किए थे, तो ये 2 फैक्टर्स जो है या 2 स्ट्रेटेजीज चॉइस उनके पास की थी कि आप न्यू लैंड बाय करें और न्यू लार्जर स्टोर की बात करें। इसका मतलब सिंपल क्या हुआ कि आप अपना स्टार्टअप खुद स्टार्ट करें, स्टार्ट द न्यू बिजनेस। इसको अगर हम बिल्कुल समअप कर दें, देन फिर सेकंड में है फुल्ली रेनोवेट एंड एग्जिस्टिंग स्टोर। इट मीन्स ऑफ दैट आप क्या करें, बाय द बिजनेस, बाय करें कंप्यूटर स्टोर वाले, रिटेल कंप्यूटर स्टोर वाले क्या करें, ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करने वाला बिजनेस है उसको बाय करें। अब इन दोनों में से विच वन इज बेस्ट, इसको डिस्कस करने के लिए उन्होंने क्या करा, अपने पास अपनी सारी जो है स्ट्रेटेजीज को जो है की फैक्टर्स को यहाँ पर राइट डाउन किया, और देन इनको वेटेज देना स्टार्ट किया। ओके, पहले क्या करें उन्होंने अपने पास अपनी जो है राइट डाउन किया अपनी स्ट्रेटेजीज, और देन फिर जो है यहाँ पर अब दोनों स्ट्रेटेजीज राइट डाउन करने के बाद अपने इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर लिखिए। अब वो क्या कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, वेट देने की कोशिश कर रहे हैं, वेट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वेटेज में उनको जो है मिल रहा है कि भाई सबसे पहले AS मतलब अट्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, और देन फिर उसमें उनका टोटल अट्रैक्टिवनेस कितनी होगी। अट्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास जो है आपकी न्यूमेरिकल फिगर्स में होगा और टोटल
आपके पास आपके परसेंटेज फिगर में होगा। दोनों को जो है यहाँ पर नंबर फॉर्म में देना स्टार्ट करेंगे। नंबर फॉर्म में देने के बाद जो है एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल करने की कोशिश कर रहे हैं। टोटल करते हैं, टोटल करके जो है जिसके स्कोर ज़्यादा होते हैं वो आपके लिए आपकी सबसे ज़्यादा फिजिबल स्ट्रेटेजी होती है। लेट्स सपोज दैट मैंने बात करी कि पॉपुलेशन ऑफ द सिटी ग्रोइंग 10%। पॉपुलेशन जो ग्रो हो रही है सिटी में वो क्या हो रही है, 10% हो रही है। अभी आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर है, यहाँ पर उसको जो है अट्रैक्टिव चॉइसेस, अट्रैक्टिव स्ट्रेटेजीज का जो है नाम दे दिया गया है कि भाई अट्रैक्ट जो है वो किस तरीके से करेंगे। तो टोटल अट्रैक्टिव स्कोर्स की जो है ना क्या कर रहे हो, यहाँ पर बात कर रहे हो। यहाँ पर उन्होंने अपने इस पूरे चार्ट में जो है न्यूमेरिकल फिगर्स के साथ जो है वो टोटल अट्रैक्टिव जो है दे दी। देन फिर इसका टोटल किया। अब देखो अगर आप इसके टोटल की तरफ जाओ तो यहाँ पर आपके पास जो नंबर 1 स्ट्रेटेजीज है उसका जो टोटल स्कोर है वो टोटल स्कोर है 3.64, और जो आपके पास दूसरी स्ट्रेटेजीज है उसका टोटल स्कोर है जिसमें आप जो है रेनोवेट बिजनेस ले रहे हो उसमें 3.27। ओके, नाउ आपके पास बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी होगी, जिसके लिए जो है आपके नंबर ज्यादा है, जैसे कि 3.64 जो है इसमें आपके पास अपने स्कोर ज्यादा किया, टोटल अट्रैक्टिव स्कोर आपके पास ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर द बिजनेस। या कंप्यूटर रिटेल शॉप जो है वो किसी एग्जिस्टिंग जो है स्टोर को बाय ना करे, एक्चुअली वो अपना नाम, अपना ब्रांड और अपनी जो लैंड है वो खुद बाय करे और उसके ऊपर अपने बिजनेस को जो है वो रन करे, न्यू बिजनेस की तरफ जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक डिसीजन ले लिया कि एक्चुअली जो हमने इतनी सारी ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज निकाली थी उन ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज में जो है वो कौन सी स्ट्रेटेजीज जो है वो बेस्ट हैं। तो यहाँ पर QSPM जो है वो आपको फाइनली ये बात बता रहा है कि विच वन स्ट्रेटेजी इज बेस्ट फॉर दिस पर्पस। देन फिर बात करते हैं कि QSPM की लिमिटेशंस क्या है। क्योंकि हम जजमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं तो हमारे पास एजुकेटेड अजम्पशंस होने चाहिए। जब हम जजमेंट के ऊपर बात करते हैं तो इट मीन्स ऑफ दैट जो ये डिसीजन ले रहा है, क्योंकि टोटल अट्रैक्टिव के जो हम वहाँ पर ब्रिटिश दे रहे हैं या नंबर्स दे रहे हैं ये जजमेंट बेस्ड हैं। तो एक पर्सन को मालूम होना चाहिए, उसको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए अबाउट दैट कि कौन से मार्क्स जो है, कौन से ग्रेड्स जो है वो किस फैक्टर्स को जाएंगे और किस स्ट्रेटेजी को जाएंगे। हो सकता है कि हमने जिस स्ट्रेटेजी को 2 का पॉइंट है, जिसको हमने कहा सम व्हाट इज द वीक, तो वहां पर उसको 2 नहीं मिलना चाहिए था, उसको एक्चुअली जो है 4 मिलना चाहिए था। इट ऑफ दैट गुड इनफ की बात होनी चाहिए थी। यहाँ पर जो है उस पर्सन का एजुकेटेड होना जो है वो जरूरी है। only as good as the pre-request input। प्री-रिक्वेस्ट इनपुट मीन्स दैट अगर आप एक अच्छा काम कर चुके हैं अपने इनपुट स्टेज में, आप एक अच्छा काम कर चुके हैं अपने पास अपनी मैचिंग स्टेज में, तो मैचिंग स्टेज और इनपुट स्टेज की वजह से जो है आपका इनपुट बहुत अच्छा आया है, तो बस ये जो आपके पास डिसीजन मेकिंग स्टेज है इसमें आपके पास आपकी पिछली जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको ही इस्तेमाल करते हुए आप आगे मूव कर रहे हो, तो उनका बेहतर होना जरूरी है, उनको गुड इनफ होना जरूरी है। इसकी पॉजिटिवनेस क्या है, सारी स्ट्रेटेजी एक साथ साइमल्टेनियसली और सिक्वेशनली जो है वो क्या हो रही हैं, अंडरस्टैंड हो रही हैं। अगर आप देखें यहाँ पर तो हमने जब पीछे चार्ट देखा था तो तमाम की तमाम स्ट्रेटेजीज जो हैं वो हॉरिजेंटल वे में जो है वो राइट डाउन है। लेट्स सपोज दैट कि अगर हमने एक्वाइर करना है बिजनेस, हमने जो है टेक ओवर करना है, हमने जो है मर्ज करना है, तो हमने तीनों स्ट्रेटेजीज एक साथ लिखी है। उन तीनों स्ट्रेटेजीज को एक साथ लिखने के लिए हमने इनको साइमल्टेनियस वे में जो है वो एनालिसिस किए हैं, वहां पर हमने जजमेंट क्रिएट की है। Now required the integration of pertinent external and the internal factors in the decision making process। अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों ही जो है वो वहां पर हमने इंटीग्रेटेड वे में अपने तमाम के तमाम फैक्टर्स को जो है वो राइट डाउन किया है। देन फिर यहाँ तक हमारे पास हमारा टॉपिक जो था वो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का जो टॉपिक था कि स्ट्रेटेजी किस तरीके से फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क जो है वो किस तरीके से बन रहा होता है, इस चीज को जो है वो हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज जो है वो शेयर करती हूँ, हो सकता है कि वो आप लोगों के लिए जो है बहुत हेल्पफुल रहे। और दैट इज यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके पास आपके एग्जाम्स का क्वेश्चन है जो कि आपके पास पेपर्स में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2011 का क्वेश्चन होगा मोस्ट प्रोबेबली। गिव द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ स्पेस मैट्रिक्स फॉर XYZ कंपनी।
गिविंग इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या है, आपके पास स्पेस मैट्रिक्स की जो है वो मौजूद है। स्पेस मैट्रिक्स से हमें जो है समझ में आ गया कि 4 फैक्टर्स जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि आप पोजिशनिंग ले रहे हो और आप यहाँ पर एक्शन की बात कर रहे हो। जब पोजिशन लोगे और एक्शन की बात करोगे तो यहाँ पर 4 फैक्टर्स आपके पास फाइनेंस, आपके पास जो है इन्वायरमेंटल, आपकी कॉम्पिटिटिव और आपकी इंडस्ट्री, ये तीन चारों चीजें जो है वहाँ पर मौजूद होंगी। वेल देन फिर उन्होंने एफ एस को जो है मार्क्स दिए हैं +2, ई एच जो है वो -5 है, सी ए जो है -3 की रेटिंग होगी और आई एस जो है वो +3 की रेटिंग होगी। ओके, डिवीजन आपके पास 3 है। प्रॉफिट आपके पास, प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर ये है। सेल्स जो है वो आपके पास इस तरीके से स्टडी हो रही है। आर एम एस जो है वो आपके पास रॉ मटेरियल की जो सप्लाई है वो आपके पास इस तरह ग्रेड आउट किए हैं। आई जी आर जो है वो आपके पास यहाँ ये है। आई एफ ई स्कोर एक ई एफ ई स्कोर जो है दोनों आपने क्या कर दिए, अलग अलग बता दिए। देन लास्ट नेक्स्ट में कह रहे हैं डेवलप एट स्पेस मैट्रिक्स एंड इंटरप्रेट योर आंसर। आपको अपना आंसर जो है वो इंटरप्रेट करना है वन में। देन ये कह रहे हैं एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ एनी वन ऑफ द अबव मेंशन्ड मैट्रिक्स। किसी भी मेंशन मैट्रिक्स का जो है वो आप क्या करें, उसको एक्सप्लेन करें। ओके, फर्स्ट का आपने क्या करना है, स्पेस मैट्रिक्स बनाना है, और सेकंड का आपने बीसीडी मैट्रिक्स बनाना है, और दैट इज उसको आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इट इज मोस्ट ऑफ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में इस तरह के जो आपके पास कैलकुलेटिव क्वेश्चन हैं वो थोड़े कम आ रहे होते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक दफ़ा जो है स्लाइड पे आप बैठें, अपनी जो है अपने नोट्स ओपन करें, अपनी वीडियो लेक्चर ओपन करें, अपने स्लाइड्स ओपन करें और फिर इसको जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें स्टूडेंट, तो आपकी एक्सपर्टीज में और आपकी थिंकिंग में मतलब नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा काम जो है वो सिर्फ एग्जाम्स देने के लिए करें, लेकिन अगर आप अपने माइंड को जो है अच्छी तरह से जो है पैटर्नाइज करना चाहते हैं, अपने माइंड की जो है बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं मैनेजमेंट के हवाले से, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हवाले से, तो इट इज़ वन ऑफ द टूल कि आप इसके थ्रू जो है वो अपने माइंड को ये बात सिखा सकते हो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में चीज़ें किस तरीके से अलाइन की जाती हैं और डिसीजन किस तरीके से लिया जाता है। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप अपनी ज़िंदगी में भी जो है कुछ कुछ चीज़ों के लिए इन टेक्निक्स को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। दैट इज अ चॉइस फॉर यू कि आप इसको किस तरीके से काम करते हैं। ये फाइल में पूरी जो है वो आप लोगों को शेयर कर चुकी हूँ गूगल क्लास पर, और इसका सोल्यूशन भी जो है वो वहाँ पर शेयर है, लेकिन आप अगर ये काम खुद करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, और आपके जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं वो थिंकिंग पैटर्न्स एक्चुअली जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपको सोचने के लिए जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स मिलेंगे। इंग्लिश वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ तक मैं खत्म कर चुकी हूँ अपने पास अपना स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का मतलब सिंपल ये होगा कि स्ट्रेटेजी की चॉइस में जब आप अपनी स्ट्रेटेजी चॉइस कर रहे होते हो तो कुछ कल्चर जो है उनको आपको क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। कल्चर एस्पेक्ट्स जो है वो आपको क्या करने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं। लेट्स सपोज दैट अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मर्ज हो रही है किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अगर हम यहाँ पर जो है आई बैंक की और सिर्फ बैंक के एग्जाम्पल में, ये दोनों बैंक जो है वो आपस में मर्ज हुए थे, तो जब ये दोनों आपस में मर्ज होंगे तो वहाँ पर सोचिए क्वेश्चन खड़ा होता है कि सिर्फ बैंक का जो है ना अपना कल्चर होगा, अपने बिलीव्स होंगे, अपनी वैल्यूज होंगी, और सेम इज दैट आरएफआईडी बैंक के अपने कल्चर, अपनी वैल्यूज और अपने नॉर्म्स होंगे। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि दोनों कंपनीज एक दूसरे को जम कर ले आपस में? क्वेश्चन बनता है। सेम अगर हम बात करें कसब बैंक की, कसब बैंक जो है वो इस्लामिक बैंकिंग इस्लामिक बैंक के अंदर जो है वो जाकर मर्ज हुआ था। दोनों का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट, मतलब आप एक जो है कन्वेंशनल बैंकिंग की बात करें, दूसरा इस्लामिक बैंकिंग की बात करें, तो जब दोनों के जो है कल्चर डिफरेंट है तो उनकी नॉर्म्स, उनकी वैल्यूज एंड बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स जो है वो भी डिफरेंट होंगे। तो जब ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं तो किस तरीके से जो है हम वहाँ पर हैंडल कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को, किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। ये चीज़ें जो है वहाँ पर मैटर करती हैं, और वहाँ पर जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा केयरफुली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है कि एक्चुअली हमने क्योंकि दोनों के एम्प्लॉय आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हो सकता है कि जो आपके पास सुपरमेसी में जो आपकी
मर्जर जो मर्ज होने वाली कंपनी है, आप उसकी मैनेजमेंट को इस्तेमाल करें तो वो मैनेजमेंट जो है वो अपने हाउस के थ्रू जो है वो अपनी मैनेजमेंट को रन करें। नाउ द सेट ऑफ द शेयर वैल्यूज, बिलीव, एटीट्यूड, कस्टम, नॉर्म, पर्सनैलिटीज दैट डिस्क्राइब अ फर्म। कल्चर की सिंपल डेफिनेशन है ये हमारे पास। कल्चर के सिंपल डेफिनेशन होने के बाद जब हम उसकी चॉइसेस की तरफ आते हैं तो सक्सेसफुल स्टडी जो डिपेंड कर रही होती है डिग्री ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम अ फॉर्म्स कल्चर। एक फॉर्म का कल्चर क्या है, जैसे कि मैं आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देती हूँ। कॉम्पैक्ट और एचपी ह्यूलेट पिकार्ड, ये इन दोनों का जो है मर्जर हुआ। ओके, कॉम्पैक्ट जो है वो आपके पास एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें। नॉर्मली जो है इनका जो एक तरीकेकार था मैनेजमेंट चलाने का तरीकेकार था, वो मैनेजमेंट चलाने का तरीकेकार टॉप डाउन कल्चर था इनका। टॉप डाउन कल्चर का सिंपल मतलब क्या होता है, मैनेजर जो है ऊपर से ऑर्डर दे रहा है और लोग जो है आपके एम्प्लॉयज जो है वो क्या कर रहे हैं उसको इस्तेमाल उसको जो है वो फॉलो कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द टॉप डाउन कल्चर। लेकिन अगर आप ह्यूलेट पिकार्ड की बात करें तो ह्यूलेट पिकार्ड का जो है वॉक मैनेजमेंट स्टाइल था। ठीक है, वॉक मैनेजमेंट स्टाइल का सिंपल मतलब क्या होता है, आप अपने एम्प्लॉयज के पास जाते हो, उनसे उनके प्रॉब्लम्स पूछते हो। समटाइम आप उनसे उनके ना चॉइसेस भी पूछ रहे होते हैं कि ये प्रॉब्लम अराइव हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपकी सजेशंस क्या हैं, क्योंकि उनकी सजेशंस पे बैठ के आप डिस्कशन करते हो, उनकी सजेशंस को जो है वो आप आगे फॉलो भी कर रहे हो। तो दैट इज कॉल्ड द वॉक मैनेजमेंट। अब क्योंकि टॉप डाउन मैनेजमेंट एंड वॉक मैनेजमेंट अगर साथ में मिल रही है तो सोचें स्ट्रेटेजी चॉइसेस में जो है कितना प्रॉब्लम आ रहा है। वहाँ पर ये जो कल्चर डाइवर्सिफिकेशन है या कल्चर की डिस्टर्बेंस है, कल्चर की डिस्टर्बेंस जो है आपकी स्ट्रेटेजी चॉइसेस को जो है वो प्रॉब्लम में ला रही होती है। वहाँ पर एक्चुअली ये हो रहा होता है कि आप क्या कर रहे होते हो, किसी एक जो सबसे बेस्ट एक जो है ना कल्चर होता है, और आपको जो है सिचुएशन वाइज लग रहा होता है कि इस सिचुएशन में जो ये कल्चर ज़्यादा बेहतर है तो आप उस कल्चर को फॉलो कर रहे होते हो। और दूसरी बात है कि अगर हमारे पास एक कल्चर प्रॉब्लम जब खड़ा होता है स्ट्रेटेजी चॉइसेस में, तो इंटीग्रेशन में तो कोई बाहर की दूसरी फोर्स आ ही नहीं रही। अगर हम इंटेंसिव स्ट्रेटेजीज की बात करें, हम इंटीग्रेशन की बात करें, डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, तो कहीं पर भी जो है बाहर की मैनेजमेंट आपके साथ इनपुट नहीं हो रही, तो वहाँ पर इजीली कल्चर जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी की बात करें तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी इसमें जो है हमेशा आपके लिए क्या होता है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होता है कि कल्चर जो है वो वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। कल्चर जो है क्योंकि एक बाहर की फोर्स है और वो बाहर की फोर्स आपकी फोर्स के साथ जो है वो अलाइन हो रही है। हो सकता है होस्टाइल टेक ओवर हुआ हो सकता है री इंजीनियरिंग हुई हो सकता है आपके पास जो आपका मर्जर हुआ हो, एक्विजिशन हुई हो। अब वहाँ पर आपके पास आपको देखना ये पड़ेगा कि कौन सा कल्चर जो है वो आपके लिए बेस्ट है, और उस कल्चर के बाद उसको मूव करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजीज जो है वो आपकी बेस्ट चॉइस में जो है इस्तेमाल हो रही है। दैट इज द कल्चर एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजीज चॉइस। देन फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल ऑफ स्ट्रेटेजी चॉइस, पॉलिटिकल हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक पॉलिटिक्स होती है। ये बात तो आप सब भी अंडरस्टैंड करेंगे कि पॉलिटिक्स जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती है। कम से कम कभी जो है वो मैनेजमेंट हिरार्की की सूरत में करती है कि मैनेजमेंट की हिरार्की अगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है मैनेजमेंट की जो हिरार्की, तो ऊपर के लोग नीचे उनका जो है ना कोई एक्सचेंज मेंबर मौजूद होता है, उसके साथ मिलकर जो है वो खिचड़ी पका रहे होते हैं। दैट इज कॉल्ड द मैनेजमेंट हिरार्की। कि मैनेजमेंट हिरार्की जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। करियर एस्पिरेशंस होती हैं और एलोकेशन ऑफ द स्केर्स रिसोर्सेज, कि आप अपने जो है जो कमियाब रिसोर्सेज हैं या जो नायाब रिसोर्सेज हैं वो आप अपने आप को, या जिनकी जो है कमी है आपके पास, उनको आप किस तरीके से एलोकेट करोगे, तो एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज जो है वो भी आपके पास मौजूद है ना। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज एक्चुअली क्या करती हैं, पॉलिटिकल टैक्टिक्स मौजूद है हमारे पास कि हम क्या करें अपनी स्ट्रेटेजीज को जो है वो अलाइन करें इक्विफाइनलिटी की तरफ, सेटिस्फाइंग की तरफ या जनरलाइजेशन की तरफ। इक्विफाइनलिटी का सिंपल मतलब है कि अपने तमाम की तमाम हरारकी को जो है ये रियलाइज करवाया जाए कि ऑल ऑफ यू आर द इक्वल। या तो आप उनको सेटिस्फाइड कर दें या आप उनको जर्नलाइज वे में जो है वो हैंडल करना शुरू करें। तो पॉलिटिक्स जो है फेवरिज्म खत्म कर दें, नेपोटिज्म खत्म कर दें। इनकी बेसिस के ऊपर जो है आप इस चॉइसेस को जो है वो बेटर कर सकते हैं। फोकस ऑन द हैंडल ऑर्डर इशूज, फोकस करें जो हायर ऑर्डर इशूज आ रहे हैं उनके ऊपर जो है वो फोकस करना स्टार्ट करें। तो तमाम चीज़ें जो है वो आपके पास पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजी चॉइसेस में खत्म करती हैं। पॉलिटिकल एक्सेस ऑन द इम्पॉर्टेंट इशूज, पॉलिटिकल एक्सेस दें अपने इम्पॉर्टेंट इशूज के ऊपर। देन इसके बाद लास्ट वन जो आपके पास आपका प्लेयर है वो है आपके पास आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
हाउ वी फॉरगेट दैट द कोड ऑफ डायरेक्टर के कोड ऑफ डायरेक्टर भी जो है वो आपके पास क्या होते हैं, आपका एक एलिमेंट होता है जो आपकी चॉइसेस में जो है वो इंटरफेयर कर रहा है। एक तो आपका कल्चर ने इंटरफेयर करा, कल्चर आपके पास इंटरफेयर कर रहा है, कल्चर नॉट सम ऑफ द ह्यूमन माइंड, ओके। ये आपके पास नॉन फिजिकल है, जब आपके पास आपका कल्चर नॉन फिजिकल है तो उसको हैंडल करना संभव सिर्फ आपके टेक्निक्स और आपके टैक्टिक्स का काम होगा। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल इश्यूज की बात करें तो यहाँ पर ह्यूमन माइंड जो है वो इंक्लूड हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, जिसको जो है आपको बहुत टेक्निकली जो है वो इसको इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत टेक्निकली जो है ना आपको क्या करना पड़ता है, उसको हैंडल करना पड़ता है। एंड सम इज दैट आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो यही होती है कि वो अपने मैनेजमेंट के जो हुए ओवरसाइट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, अगेंस्ट टू द लीगल प्रिस्क्रिप्शन, जो लीगल इश्यूज आ रहे होते हैं उनके उनका चेक एंड बैलेंस रखते हैं, अगेंस्ट करते हैं, उनको कंसिडरेशन करते हैं आपके स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को, कि आपका, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनते ही क्यों है, बाहर का जो शेयर होल्डर बैठा हुआ है उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, सम काइंड ऑफ दिस, जो उनका एक इशू ये भी होता है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये चीज़ भी शामिल होती है, वो कंसिडर करते हैं अपने स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को। देन एडवांसमेंट ऑफ द स्टॉक होल्डर्स राइट के, स्टॉक होल्डर्स के राइट को जो है वो प्रोटेक्ट करें, उनको एडवांसमेंट की तरफ लेके जाएं। तो रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी जो है वो आपके पास आपकी स्ट्रेटेजिक चॉइस में जो है वो इंक्लूड हो जाता है। नाउ आज हम जो है इस टॉपिक को यहाँ पर जो है वाइंड अप करते हैं। चैप्टर नंबर 6 ऑलमोस्ट जो है वो क्या हो गया है हमारे पास, खत्म हो गया है। चैप्टर नंबर 6 के खत्म होने के बाद जो एक प्रैक्टिस मुझे आप लोगों के साथ करनी थी, वो प्रैक्टिस ये करनी थी मुझे आप लोगों के साथ, आपके जो पास्ट पेपर्स हैं, जब हम नेक्स्ट सेशन की तरफ आएंगे स्टूडेंट, तो मैं नेक्स्ट सेशन के लिए जो है, क्योंकि मेरा सेशन जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वाइंड अप होने की तरफ जाएगा, नेक्स्ट सेशन की तरफ स्टूडेंट्स जब मैं आऊँगी तो हम यहाँ पर जो है बीसीजी मैट्रिक्स का एक केस स्टडी जो है उसको थोड़ा सा हम देखेंगे, और देन फिर हम जो है अपने पास्ट पेपर को डिस्कस करेंगे कि पास्ट पेपर्स में हमारे पास ये क्वेश्चन है जो हमारे चैप्टर नंबर 6 तक आकर जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। नाउ स्टूडेंट अपनी इस मीटिंग को एंड करते हुए मैं इस मीटिंग को रिट्रेडिंग की तरफ लेकर जाऊँगी, और देन फिर मैं जो है पास्ट पेपर डिस्कस कर दूँगी। फॉर अ वाइल